अभी हाल ही में WDMMA ने 2026 में ग्लोबल एयर पावर्स की जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी करी और जिसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग चाइनीज़ एयरफोर्स से ज़्यादा देखकर कुछ लोग कंफ्यूज थे, तो कुछ लोग इस रैंकिंग पर प्रश्न उठा रहे थे। खैर, ये रैंकिंग किस आधार पर है, कैसे दी जाती है, उसको ऑलरेडी हम डिफेंस अपडेट में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आप सबने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो भी आप दोबारा जाके देख सकते हैं। पर फिलहाल आज की इस वीडियो का जो मेन थीम रहने वाला है, जो कि आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि हम भारत और चीन की मिलिट्री का कंपैरिजन करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी 2020 में, जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई थी। हालांकि पूर्वी लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ था तो वो चीन को काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2020 के बाद से चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा हुआ है। और जैसे कि आर्मी ऑफिशियल्स भी क्लियर कर चुके हैं कि भारत चीन बॉर्डर पर सिचुएशन स्टेबल जरूर है, लेकिन सेंसिटिव बनी हुई है। और 2020 के बाद से अभी तक दोनों ही देशों ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया है। तो इसलिए भारत और चीन की मिलिट्री का अब लेटेस्ट कंपैरिजन देखना तो बनता ही है, जिसमें हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि 2020 में चाइनीज़ मिलिट्री के सामने जो लिमिटेशंस थी, जो कि भारत को एक बड़ा एडवांटेज देती थी चीन के सामने, तो क्या वो लिमिटेशंस आज भी वैसी ही हैं या फिर चीन ने उन लिमिटेशंस को दूर करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। और इन सभी फैक्टर्स के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में भारत और चीन की मिलिट्री एक दूसरे के सामने कहाँ पर टिकती हैं। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं रॉ नंबर्स की। चीन का जो 2026 के लिए ऑफिशियल डिफेंस बजट है वो है लगभग 1.9 ट्रिलियन युआन और डॉलर्स में लगभग 275 बिलियन डॉलर्स, और जो कि उनके पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में लगभग 7% ज़्यादा है। जबकि भारत का 2026-27 के लिए जो डिफेंस बजट है वो है 7.85 लाख करोड़ रुपीस। बाकी डॉलर के एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस के आधार पर ये होगा लगभग 85 बिलियन डॉलर से 94 बिलियन डॉलर्स के बीच में। और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भारत के डिफेंस बजट में 15% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि बात सीधी सी है कि चीन अभी भी डिफेंस पर भारत से 3 से 3.5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन भारत भी इस गैप को क्लोज करने की कोशिश काफ़ी तेज़ी से कर रहा है, जो कि इन दोनों ही देशों के करंट और प्रीवियस ईयर के बजट के कंपैरिजन से साफ दिखता है। अब अगर बात करें मैन पावर और मिलिट्री हार्डवेयर की, तो उससे पहले आपको सूचित कर दें कि ये जो डेटा है ये हमने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से लिया हुआ है, और उसी के मुताबिक भारत की मिलिट्री के पास है लगभग 1.4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स, 1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स और 2.5 मिलियन पैरामिलिट्री ट्रूप्स। जबकि चीन के पास है 2 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स, 5,10,000 के आसपास रिजर्व ट्रूप्स और 6,25,000 के आसपास पैरामिलिट्री ट्रूप्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव ट्रूप्स के मामले में चीन की सेना भारत की सेना से बड़ी है, लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रूप्स, रिजर्व ट्रूप्स और पैरामिलिट्री ट्रूप्स इन सबको कंबाइन करेंगे तो भारत के पास टोटल मैन पावर है लगभग 4.9 मिलियन, वहीं चीन के पास है 3.1 मिलियन। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एक्टिव ट्रूप्स का मतलब होता है कि फुल टाइम सोल्जर्स, यानी कि वो सोल्जर्स जो कि करंटली मिलिट्री के सर्विस में हैं, जबकि रिजर्व ट्रूप्स में आते हैं रिटायर्ड सोल्जर्स। और विशेष रूप से भारत में जब सोल्जर्स लगभग 15 to 17 ईयर्स की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं तो वो कुछ वर्षों तक आमतौर पर रिजर्व लायबिलिटी को कैरी करते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में भारत सरकार उनको बुला सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं और उनकी ट्रेनिंग जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप रिजर्व ट्रूप्स को एक्स एम्प्लॉयज़ की तरह ले सकते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा और ये कहा है कि अगर क्राइसिस में हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन रिजर्व ट्रूप्स को लेकर 2 प्रैक्टिकल पॉइंट आपको समझने होंगे। पहला यह कि रिजर्व को आप तुरंत ही यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली पहले आपको ये देखना पड़ेगा कौन मेडिकली फिट है, कौन नहीं है, उनको रीइक्विप करना, रिफ्रेश करना, उनको मूव कराना, इसमें कई सप्ताह से कई महीनों तक का समय लग जाता है। और इसी वजह से किसी शॉर्ट वॉर वाले सिनेरियो में अधिकतर एक्टिव ट्रूप्स ही हमेशा शामिल रहते हैं। रिजर्व ट्रूप्स को आप तभी बुलाएंगे जब आप एक बहुत लंबे वॉर में फंस गए। और दूसरा ये कि रिजर्व ट्रूप्स की जो क्वालिटी है वो अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से वेरी करती है। बाकी पैरामिलिट्री में भारत की जैसे BSF, CRPF, ITBP, तो इस तरह की फोर्सेस के ट्रूप्स आते हैं। तो ये तो होगी मैन पावर की बात, और इसके भी क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो हम आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आ रही है मिलिट्री हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर नंबर्स में चीन निश्चित रूप से भारत से बहुत आगे दिखता है। जैसे कि बैटल टैंक्स के मामले में चीन के पास है लगभग 5800, भारत के पास है 3900। एयरक्राफ्ट के मामले में चीन के पास है लगभग 3529 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 2000 के आसपास तो कॉम्बैट जेट्स हैं। भारत के पास है अराउंड 2200 एयरक्राफ्ट, जिसमें से लगभग 500 to 600 मॉडर्न फाइटर्स हैं। अगर बात करें नेवी की, तो चाइनीज़ नेवी अभी वर्तमान समय में US नेवी से भी बड़ी है और नंबर ऑफ हल्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। और चाइनीज़ नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ है 841 की, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। जबकि भारतीय नौसेना की फ्लीट स्ट्रेंथ है 343 की, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। यानी कि क्वांटिटी के मामले में यहाँ पे चीन के पास 3x+ एडवांटेज है। तो इसलिए अगर आप केवल नंबर्स को ही देखेंगे तो निश्चित रूप से चीन आपको आगे ही दिखेगा।
लेकिन एक फैक्ट ये है कि जो मॉडर्न वॉर होता है वो सिर्फ नंबर्स का गेम है ही नहीं, और विशेष रूप से जब बात हो रही हो हिमालय जैसे हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड या फिर इंडियन ओशन रीजन की। और अगर मॉडर्न वॉरफेयर केवल नंबर्स के सहारे जीता जा रहा होता तो आप समझ ही सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ इतने वर्षों तक फंसे नहीं रहता, और न ही यूएस ईरान के साथ, जो अभी भी सही से बाहर नहीं निकल पाया है। बाकी अगर बात करें दोनों देशों के न्यूक्लियर पोस्चर की, तो 2026 में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। सिप्री की रिपोर्ट से कन्फर्म हुआ कि भारत और चीन इन दोनों ने ही अब अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉयड कंडीशन में भी रखना शुरू कर दिया है। हालांकि डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाले नेशंस की लिस्ट में चीन का नाम 2025 में ही आ गया था, और 2025 में चीन के पास 24 डिप्लॉयड वॉरहेड्स थे, जो कि 2026 में बढ़कर 34 तक हो गए। लेकिन सिप्री की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी 2026 वाली, तो उससे ये भी सामने आया कि भारत ने भी अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, और पहली बार था जब पीस टाइम के दौरान भारत ने अपने न्यूक्लियर पोस्चर को बदला है। बाकी चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जो टोटल स्टॉक पाइल है वो भारत से महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा है, जिसमें टोटल 620 वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल में टोटल 190 वॉरहेड्स हैं। पर दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ पे गेम को बदलती हैं, पहला यह कि भारत का पोस्चर जो कि अधिकतर समय एक रिसेस्ड वॉरहेड का था, लेकिन अब लिमिटेड और एक रियल डिप्लॉयड कैपेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है। वहीं जो चीन है वो अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन भारत के थिएटर में भी अपने एयरस्लैंड की प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, जो कि चाइनीज़ प्लानर्स को टू फ्रंट न्यूक्लियर रिस्क के लिए सोचने पर मजबूर करता है। तो सिंपल टर्म्स में कहने का मतलब ये है कि कोई भी लार्ज स्केल भारत चीन का कन्वेंशनल वॉर अब एक न्यूक्लियर शेडो के अंदर ही होगा, और इसीलिए क्लियर विक्ट्री की जगह दोनों साइड का मेन ऑब्जेक्टिव होगा डिफीट को अवॉइड करना और एस्केलेशन को बढ़ने से रोकना। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण नंबर्स की बात। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो केवल नंबर्स का गेम है ही नहीं, और इसको समझने के लिए हमको कुछ रियलिस्टिक सिनेरियोज और कुछ चैलेंजेस को समझना होगा, जो कि भारत और चीन दोनों के अपने अपने हैं। तो इसलिए सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि जिस तरह के वॉर हम भारत और चीन के बीच इमेजिन करते हैं, तो एक्चुअल में क्या वो वैसा ही होगा या फिर अलग होगा। क्योंकि जब लोग भारत वर्सेस चाइना कहते हैं तो वो अक्सर चीन की पूरी मिलिट्री को गिनते हैं, 20 लाख से ऊपर ट्रूप्स, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, कई हजारों मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट। लेकिन हमारे ओपिनियन में भारत और चीन के बीच एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर होने की संभावना बेहद ही कम है। जो सबसे अधिक संभावना है वो है एक लिमिटेड हाई ऑल्टीट्यूड वॉर की, दुनिया के सबसे ऊंचे सबसे मुश्किल टेरेन में, और यहाँ चीन की पूरी ताकत लड़ ही नहीं सकती है। तो हार्वर्ड के बेलफेयर सेंटर की स्टडी के मुताबिक इसके पास कुल मिलाकर 2 से 2.3 लाख के आसपास ग्राउंड ट्रूप्स हैं, जिसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड, तिब्बत और शिंगजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स, इन सबको मिलाया गया है। और सुनने में यह भारत के डिप्लॉयमेंट के बराबर लगती है। लेकिन यही स्टडी जिसे फ्रैंक ओ डोनाल्ड और अलेक्जेंडर वोल्फ्रास ने लिखा है, तो वो साफ कहती है कि भारत के साथ वॉर की स्थिति में भी इन फोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि उन्हें या तो रूस से जुड़े हुए कामों के लिए या फिर शिंगजियांग और तिब्बत में विद्रोह को दबाने के लिए रिजर्व रखा जाएगा। और जबकि बाकी वेस्टर्न थिएटर कमांड की जो ग्रुप आर्मीज है वो चीन के अंदरूनी हिस्सों में बैठी हुई है। इसके विपरीत भारत के जो सैनिक हैं वो पहले से बॉर्डर पर तैनात हैं और एक ही मिशन के साथ चाइना डिफेंस। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी वाली समस्या पर, जो कि भारत के फेवर में अभी भी ज़्यादा है। चीन के एयरबेसिस तिब्बत के प्लेटो पर हैं और 4000 मीटर से ऊपर, और यहाँ पे फिजिक्स काम करती है, प्रोपेगेंडा नहीं। और इतनी ऊंचाई पर पतली हवा की वजह से जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं वो फुली पेलोड और फुल फ्यूल के साथ उड़ ही नहीं सकते, यानी कि उनको आधे पेलोड और आधे फ्यूल के साथ ही उड़ान भरनी होगी। और इसके विपरीत जो भारत के एयरबेसिस हैं, तेजपुर, छबुआ, हासीमारा, ये मैदानी इलाकों में हैं और कम ऑल्टीट्यूड पर हैं, और यहाँ से रफाल और Su-30 MKI फुल लोड के साथ उड़ान भर सकते हैं। तो इसलिए बॉर्डर के इस थिएटर में भारत के पास ज़्यादा यूजेबल फाइटर्स हैं, जबकि बेलफेयर स्टडी के मुताबिक चीन के इस रीजन में लगभग 157 फाइटर्स हैं। वहीं भारत अपनी 3 चाइना फेसिंग कमांड से लगभग 270 फाइटर्स और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को ला सकता है। पर यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न ये है कि चीन की ये जो लिमिटेशन है, जो कि 2020 में थी, तो क्या तब से लेकर अभी तक चीन ने इस लिमिटेशन को दूर करने की कोशिश नहीं करी है? तो इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि कोशिश जरूर करी है, और ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस तरह की लिमिटेशंस की हम बात कर रहे हैं। क्या वो लिमिटेशन फिजिक्स की वजह से है, क्या इंजीनियरिंग की वजह से है, क्या ज्योग्राफी की वजह से है? ये बहुत ऑब्वियस है कि जो लिमिटेशंस फिजिक्स और फिजियोलॉजी की वजह से है तो वो परमानेंट है और चीन उनको रिमूव नहीं कर सकता है। और 4000 मीटर की ऊंचाई पर पतली हवा वो एक प्रॉब्लम है जो हमेशा रहेगी। और जो भी एयरक्राफ्ट तिब्बतन रनवे से उड़ान भरेगा उसे मजबूरी में कम पेलोड और कम फ्यूल के साथ ही उड़ान भरनी पड़ेगी। हालांकि लंबे रनवेज और ज़्यादा बेहतर इंजन इस वाली प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो उसको हमेशा के लिए मिटा तो नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर बात करें ह्यूमन फ्यूजोलॉजी की, तो जो चाइनीज़ PLA सोल्जर्स हैं जो कि लो लैंड चाइना से आते हैं, तो उनको कई सप्ताह का समय लगता है इस हाई ऑल्टीट्यूड के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने में। और 4000 मीटर की ऊंचाई पर ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हायर कैजुअलिटी रेट्स और कॉम्बैट परफॉर्मेंस का कम होना, तो ये भी फिक्स है। चाइना ने भले ही ऑक्सीजन इनरिच बैरक्स बनाए हैं, ट्रूप्स को वो रोटेट करता है, लेकिन इस समस्या को थोड़ा बहुत कम करने का उपाय जरूर है, पर ये उसका पक्का इलाज तो नहीं है।
वहीं इसके विपरीत इंडियन ट्रूप्स, पूर्वी लद्दाख की गोरखा अरुणाचल यूनिट्स, ऐसे सोल्जर्स जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्पेशली ट्रेंड हैं, दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है और कई दशकों से इस ऊंचाई वाले इलाके पे जमे हुए हैं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हाई ऑल्टीट्यूड की लड़ाई में अगर बात सिर्फ इन्फेंट्री की लड़ाई की हो रही है तो भारत की मिलिट्री के पास एक बड़ा एडवांटेज हमेशा रहेगा। और इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में ज्योग्राफी भी भारत के फेवर में ज़्यादा है, क्योंकि भारत के एयरबेसिस LAC से कुछ ही मिनट्स की दूरी पर लो ऑल्टीट्यूड पर हैं और फुल पेलोड के साथ उड़ान भर सकते हैं। लेकिन इस भूगोल वाली कमजोरी को बाईपास करने के लिए चीन के पास है रॉकेट फोर्स, जिसमें कई हजारों कन्वेंशनल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि तिब्बत से उड़े बिना ही भारत के एयरबेसिस पर हमला कर सकती हैं। और S-6 के बॉम्बर अपनी क्रूज मिसाइल्स भारत के एयर डिफेंस दायरे से बाहर से दाग सकता है। तो यहाँ पे चीन के पास एयर एडवांटेज है, हालांकि उसकी गारंटी पूरी नहीं है। इसके अलावा जब बात होती है चाइनीज़ मिलिट्री की, तो नंबर्स के मामले में हर कोई कहता है कि चाइनीज़ मिलिट्री बहुत बड़ी है, लेकिन उसके साथ एक टैग भी लगता है कि ये दुनिया की एक बहुत ही बड़ी अनटेस्टेड मिलिट्री है। और देखा जाए तो चीन के कमांडर्स भी स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं कि जब एक्चुअल वॉर में वो कभी फंसेंगे तो उनकी मिलिट्री किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी। क्योंकि चाइनीज़ PLA ने जो आखिरी बड़ी जंग लड़ी थी वो थी 1979 में वियतनाम के खिलाफ, यानी कि एक बहुत छोटी मिलिट्री के खिलाफ, और वो जंग चीन बहुत बुरी तरह से हारा था। और तब से करीब 46 साल चाइनीज़ PLA ने कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद इसे पीस डिजीज़ कहते हैं और इसे PLA के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। और PLA ऑफिशियल्स को अक्सर इस बात का डर रहता है कि जो पीस डिजीज़ है, तो इसके चलते उनके सैनिक जिन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं देखी, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं एक्चुअल वॉर का, तो वे लापरवाह हो सकते हैं और वनरेबल साबित हो सकते हैं। और इसके विपरीत भारत की मिलिट्री दुनिया के सबसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस फोर्सेस में से एक है। कारगिल, सियाचिन, लगातार LOC ऑपरेशंस, दशकों की काउंटर इंसर्जेंसी, ये सब का भारत के पास अनुभव है। और सबसे लेटेस्ट अनुभव तो ऑपरेशन सिंदूर का है, जिसमें 88 आवर्स के अंदर भारत एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट को घुटनों पर ले आया था, चीन और US जैसी कंट्रीज के सपोर्ट के बावजूद। लेकिन ये कहना जरूरी है कि भारत के पास एक लो इंटेंसिटी के और माउंटेन वॉरफेयर का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन एक बड़े पैमाने के मॉडर्न कंबाइंड आर्म्स वॉर का ज़्यादा अनुभव अभी तक नहीं है। और चाइनीज़ PLA जो कि एक्सपीरियंस में कमज़ोर है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और रियलिस्टिक ट्रेनिंग से भरने की कोशिश कर रहा है। तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस भारत के पक्ष में जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ अकेला जंग नहीं जीता सकता है। अब आते हैं टू फ्रंट प्रॉब्लम पर, जो कि भारत की तो हर कोई डिस्कस करता ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम चीन की भी है। और चीन के चारों ओर के प्रेशर पॉइंट्स हैं ताइवान, साउथ चाइना सी, जापान और US इंडो पैसिफिक। और भारत की तरह चीन की भी अपना मल्टी फ्रंट प्रॉब्लम है। और CNAS की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो भारत नहीं है बल्कि ताइवान है। और भारत PLA प्लानर्स के लिए एक सेकंड ऑर्डर कंसिडरेशन है, जबकि उसका ध्यान और उसके रिसोर्सेज US और उसके एलाइज की तरफ है और फर्स्ट आइलैंड चेन जापान से ताइवान तक लगे हुए हैं। और चीन का सबसे अच्छा और सबसे मॉडर्न इक्विप्ड जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है, तो वो ताइवान के सामने है। यानी कि मतलब साफ है कि भारत के खिलाफ चीन अपनी पूरी ताकत कभी भी नहीं झोंक सकता है, क्योंकि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा थिएटर हमेशा खुला रहता है। लेकिन 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद से जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है। और तब से लेकर अभी तक क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, कैसे वो बड़ी लिमिटेशंस को दूर करते हैं, कैसे उनको बाईपास करते हैं, और अगर हम कल भारत और चीन के बीच किसी युद्ध की कल्पना करें तो उसके सिनेरियोज किस किस तरह के हो सकते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी पार्ट 2 अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।